हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा प्रयागराज से आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता था कि मैंने कल कृषि के बारे में कुछ परिचर्चा की थी, ठीक है। तो आज हम कृषि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपके सामने कुछ दिख भी रहा होगा कि कृषि के विषय में हम आज आपसे रूबरू होंगे, आपके सामने कृषि लेकर प्रस्तुत होंगे और कृषि में वो पॉइंट बताएंगे जो एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो हमारा भारत देश है, जो हमारा भारत है, जो हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारा इंडिया है, ये क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। कैसा है? कृषि प्रधान देश है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कृषि प्रधान देश क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लगभग 58%, कितनी 58%, आपको कहीं कहीं किसी किसी बुक में इससे कम भी मिलेगा। 58% लोग क्या करते हैं? कृषि से अपना रोजाना करते हैं ना। रोजाना का मतलब जैसे कहते हैं कृषि से अपनी आजीविका चलाते हैं। क्या चलाते हैं? आजीविका चलाते हैं। कृषि से आजीविका चलाते हैं 58% लोग। कैसे? 58% लोग हैं। देखिए 50% से अधिक लोग क्या है? हमारे कृषि पर निर्भर हैं, आज भी कृषि पर निर्भर हैं। और चंद लोग नौकरी के लिए मतलब इधर उधर घूम रहे हैं और मतलब चंद लोग, और वो कृषि मतलब किसान के ऊपर हावी पड़ते हैं, वो चंद लोग, ठीक है। और किसान हमारे पीछे हो जाते हैं। यहाँ कृषि पर निर्भर होते हैं, मतलब इतने परसेंट या इतनी आबादी आजीविका के लिए किस पर निर्भर होती है? आपकी कृषि पर निर्भर होती। हम आप सभी लोग कृषि या किसान के घर से ही बिलोंग करते हैं, तो कृषि को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कृषि होती क्या है, किसानी खेती किसानी की कैसे जाती है, ठीक है ना। इसमें मतलब बहुत ज्यादा कृषि एक ऐसा ही चैप्टर है मतलब ज्योग्राफी में, जिसे आप लोग अपने से भी समझ सकते हैं ना, कि मतलब कोई थोड़ा सा हिंट दे दे कि हाँ ये ऐसे होता है वो वैसे होता है, तो आप इन्हें हर चीज समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम भारत की कृषि पढ़ने से पहले आपको ऊर्जावान लाइन से ही शुरू करते हैं कि लाइफ में कितना भी अंधेरा है, कितनी भी मतलब कितना भी अंधेरा है, कितनी भी आप अंधेरी वाली नगरी में बसे हों, कितनी भी, एक ना एक दिन वहां रोशनी की किरण जरूर आती है, जरूर से जरूर आती है, ठीक है। लाइट लग रहा है जाने वाली थी लेकिन बच गए, तो जरूर से जरूर आती है। वो जो देखिए, जैसे मैंने लाइट की रोशनी की बात की तो उसने अपने आप को बताया कि हाँ मेरा वर्चस्व कितना अधिक होता है। अगर आपकी लाइफ में कभी भी एक भी किरण रोशनी की आ जाती है तो वो आपको जीवन भर के लिए बदल देती है, ठीक है ना। गलत जो व्यक्ति करता है उसे पता नहीं होता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उसे अगर समझाया जाए, सही राह पर लाया जाए, उसे हर एक चीज को प्रस्तुत किया जाए कि बेटा ये गलत होता है, बेटी ये गलत होता है। मतलब कुछ लोग हट्टी टाइप के होते हैं, मैं मानती हूँ, कुछ लोग नहीं समझेंगे उस बात को कि तुमसे क्या मतलब, आपसे क्या मतलब, आप कौन होते हैं। अपने माँ बाप को जो नहीं समझ पाए तो वो आगे क्या समझ किसी और को क्या समझेगा। सीधी सी बात है। जिन लोगों ने उन्हें इस जमी पर, इस धरती पर उतारा है, उन्हें ही नहीं समझ पाए तो फिर वो किसी और की, कुछ लोग होते हैं हट्टी टाइप के ना, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उन्हें समझाने के बाद चीजें बारीक तरीके से समझ में आ जाती। उसी तरह आपकी कृषि है। जो शहर के लोग होंगे उन्हें यही नहीं पता होता ये धनिया पत्ती, धनिया की जो पत्ती आती है उसका छोटा सा पेड़ होता है कि बड़ा सा पेड़ होता है कि उसमें उसके बीज भी होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है। उन्हें सिर्फ धनिया खाने से मतलब होता है, मतलब धनिया की पत्ती सब्जी में पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उन्हें लहसुन का प्याज नहीं पता होता है कि लहसुन की ये पत्ती है कि ये प्याज की पत्ती है, उसी में वो लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम आप सब किसान के घर से बिलोंग करते हैं, तो हमें आपको ऐसे आंख बंद करके भी लहसुन की पत्ती दी जाएगी और प्याज की किन में कौन सी लहसुन की कौन सी प्याज, तो हम लोग बिना देखे सूंघ करके बता देंगे कि ये प्याज की है ये लहसुन की है, बिना देखे, है ना। एक ये हम लोग किसान के घर से, ये गर्व से बात कहनी चाहिए कि हम एक किसान के घर से बिलोंग करते हैं और हमारे फादर भी किसान हैं। चलिए,
आज हम शुरू करेंगे भारत की कृषि। ठीक है, भारत की नोट्स बनाकर लाए हैं, मतलब आपके सामने देखिए ये पीडीएफ बनकर आया है ताकि आपको समझाने में उतना समय ले लिया जाए जितना लिखने में यहाँ जाता है। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर कहा गया भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ की लगभग 58 या 55 प्लस लोग हैं। ठीक है, 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। प्रत्यक्ष रूप से इतनी जनसंख्या, मतलब इतनी जो जनसंख्या है आपकी 55%, ये प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। और कुछ ऐसे होंगे जो अप्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष भी होंगे। देखिए जो 1951 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में कितनी थी, तो 52% थी। कितनी थी आपकी? 52% थी। ठीक है, लेकिन तब उपज इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। कृषि की भागीदारी तो 52% थी लेकिन इतनी ज्यादा उपज नहीं हुआ करती थी। फिर 19-20 के आंकड़े से आया कि जीडीपी में कितना आया, 17.8% आ गया। कितना आ गया? 17.8%। इतना घटकर आया, मतलब धीरे धीरे घटता गया। लेकिन यहाँ पर कृषि के उत्पादन जो है वो बढ़ने लगे। लोगों को नई किस्म की बीज मिलने लगी, उन्नत किस्म की बीज मिलने लगी, और कुछ वो भी उदाहरण है कि नहीं भी मिले। और फिर इससे बढ़कर फिर अगला जो लेटेस्ट डाटा है 2021 वाला, इसमें भागीदारी जीडीपी में 19.9% हो गया। देखिए यहाँ से बढ़ा, यहाँ से तो बहुत कम है। 1951-52 से तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा। यहाँ पर जैसे एक बीघे में कितना होता था, मान लीजिए 1 बीघा में यहाँ पर 10 कुंटल होता था, 10 कुंटल। ठीक है, 10 कुंटल होता था, तो यहाँ पर 1 बीघे में अब क्या होने लगा, 15 कुंटल होने लगा। लोग विभिन्न प्रकार की कृषियां करने लगे। एक साथ एक ही कृषि में, एक ही खेत में एक साथ कई मतलब कृषि करने लगे, एक साथ कई उपज करने लगे, खाद्यान्न के कई उपज करने लगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। मतलब भारतीय जो ये हमारा इकोनॉमिकल जो होता है, ये सांख्यिकी विभाग के द्वारा क्या किया जाता है, तीनों क्षेत्रों का संकलन करता है। देखिए अर्थव्यवस्था में पहले में आता है प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर आता है जिसमें आपका कौन आता है, कृषि आता है। सबसे पहले वर्चस्व किसको दिया गया, कृषि को दिया गया। ठीक है, फिर द्वितीय क्षेत्र आता है जिसे सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे, जिसमें आते हैं आपके उद्योग, कारखाने, कंपनियां। ये किसमें आते हैं, आपके इसमें आते हैं, उद्योग में आते हैं। ठीक है, थर्ड सेक्टर तो आपका सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आएगा, सेवा क्षेत्र। इसमें ज्यादातर सेवा, सामाजिक सेवा या आप सेवा, जो सरकारी नौकरियां वाले होते हैं लोग, इन्हें सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इन्हें तृतीय श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। देखिए यहाँ पर जो 26% लोग होंगे, जो 26% लोग हैं वो आपके उद्योग से हैं, उद्योग से इतना आता है। 19% आपका किससे आता है, 19% आपका कृषि से आता है, और सबसे ज्यादा आपका कहां से आता है, सेक्टर थर्ड से। ठीक है, टेरिटरी सेक्टर जिसे कहते हैं, सेक्टर या जिसे सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आता है आपका। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, तो यहां से सबसे ज्यादा आपके सेवा क्षेत्र से आता है। कितना, 55%। ये बातें आपको मोटी मोटी पता होनी चाहिए, बाकी आपके पास और डिटेल देखिए कैसे आपको भारत में जो कृषि है वो कैसे है। 55% कृषि क्षेत्र क्या है, मानसून पर निर्भर होती है। जो 55% क्षेत्र है, जो 55% कृषि क्षेत्र है, वो मानसून मतलब बारिश, बरसात, इन मानसून पे आपके निर्भर रहती। 55% सोचिए, 55% क्षेत्र ऐसे हैं जो मानसून पर निर्भर रहते। अगर मानसून नहीं आया तो यहाँ की खेती गई, अगर बारिश नहीं हुई तो यहाँ की खेती सूखे के कारण बर्बाद हो जाएगी। ज्यादा बारिश हो गई तो जो भी कृषि
होगी, जो भी खेत में लगा होगा वो ज्यादा बारिश के कारण उसी में गल जाती है। अभी जैसे पिछले वर्ष कुछ ज्यादा बारिश हो गई थी, गेहूं अभी जब धान कटा था तब भी बारिश ज्यादा हो जाने के कारण धान का पेड़ सारा गिर गया और काफी नुकसान हुआ लोगों को, ठीक है। इस तरह तो ये क्या होते हैं, मानसून, जब मानसून आ जाता है, ये तो प्राकृतिक है ना, इस पर किसी की रोक किसी भी तरह नहीं लगाई जा सकती, कोई नहीं लगा सकता है। और लगभग 45% क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है। सिंचित का मतलब जहां पर बारिश का पानी नहीं पहुंच पाता है लेकिन वहां पर पानी की सुविधा है, वो लोग सींच कर, जैसे नलकूप, ट्यूबवेल वगैरह से सींच कर खेती करते हैं, तो वो कितने परसेंट है, 45%, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे, ये अक्सर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। भारतीय किसान, देखिए भारतीय किसान कैसे कैसे हैं आपके, 60 से 65 खाद्यान्न फसलें उगाता है किसान। खाद्यान्न फसलें किसान क्यों उगाता है, वो भी 60 से 65%। जैसे आपका गेहूं, चावल, ये सारी खाद्यान्न फसलें होती हैं, इनसे लोगों का पेट भरता है। क्या भरता है, पेट भरता है। और लोग कैसे, यहाँ पर कृषि आधारित हमारा देश है, कृषि प्रधान देश है, तो लोग पहले अपने पेट के बारे में सोचते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा कृषि किसकी होती है, खाद्यान्न उद्यान की होती है, खाद्यान्न फसलों की कृषि होती है सबसे ज्यादा भारत में। और फिर उसके बाद 35 से 40% वाणिज्यिक फसलें उगाता है, जिससे हम लोग बेचकर मुनाफा लेते हैं, मतलब उनको बेचा जाता है। अब जैसे जूट हो गया, कपास बेचेंगे तो क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, सूती वस्त्र बनेगा, जूट के कपड़े बनते हैं, जूट के जूते बनते हैं। तो ये क्या है, वाणिज्यिक, ये इकोनॉमिक्स में आपके बहुत प्रभाव डालते हैं। तो ये बहुत कम लोग बोते हैं, देखिए कितना, 30 से 35%, 35 से 40% ही लोग बोते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि ये माल अगर हम बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, वहां तक ले जा पाएंगे, उतनी कीमत हमें मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, लेकिन इससे हम अपना जो अगल बगल के पड़ोसी हैं, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, उनको बेच सकते हैं। अब बिना खाए पिए तो कोई रह नहीं सकता, कैसे भी वो खरीदे, चाहे वो चोरी करके लाए, चाहे वो कहीं से पैसे उधार लेकर आए, लेकिन पेट अपना हर कोई भरना चाहता है, चाहे जो हो। अगर वो इंसान के रूप में है तो वो कुछ न कुछ करके पेट जरूर भरता है, इसलिए इन खाद्यान्नों का प्रयोग किसान अधिक से अधिक करता है, ठीक है। चलिए, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना क्या होता है, देखिए यहाँ पर तो 51% पर कृषि की जाती है, 51% पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263, 32,87,263, ठीक है, 32,87,263 है, ठीक है, इतना ही है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाता है। चलिए, तो 51% पर कृषि की जाती है, 21% पर आपके वन पाए जाते हैं। क्या, आपके जंगल वन पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर वन, देखिए ये कृषि आपके गेहूं और चावल मतलब धान वगैरह हैं, ये आपके वन हैं, जैसे अमेजन के वर्षा वन होते हैं। ये आपकी बंजर भूमि है जहां पर रेहू वगैरह पाई जाती है, मैंने जिनका प्रयोग करके आपको बताया था कि रेहू वगैरह पाई जाती है, ठीक है। क्या पाया जाता है, रेहू वगैरह पाई जाती है। तो रेहू वगैरह पाई जाती है। और 4% पर क्या होता है, आपके चारागाह, मतलब यहाँ पर देखिए पशु क्या करते हैं, अपना चारागाह होता है ना, जहां पर हम लोग जब गांव में रहते थे, उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने भी वो काम किया, ऐसी कोई उसमें चोरी नहीं है कि मैंने नहीं किया है। तो हम लोग अपने जानवर चारागाह मतलब चराने के लिए ले जाते थे। तो 4% पर क्या है, चारागाह है, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल पर, ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल पर, और 21% पर वन पाए जाते हैं। देखिए, कृषि को अगर बहुत ही मतलब सामान्य वर्ग में लाना है तो हमें हर हाल में 33% पर क्या होना चाहिए,
33% आपके क्या होने चाहिए, वर्षा वन होने चाहिए ना, वर्षा वन नहीं, मतलब 33% पर वन होने चाहिए, लेकिन होते कितने हैं, मैक्सिमम हम लोग अभी तक 24 से 25% ही पहुंच पाते हैं। तो जलवायु कैसे हमारी संतुलित रहेगी, बिल्कुल संतुलित हमारी जलवायु नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग वर्ष काटते काटते ये सब इतना काट डाले हैं कि इसको अब लगाना शुरू कर रहे हैं ना, इसको लगा रहे हैं, काटे फिर लगाएं। अब क्या, अब थोड़ा थोड़ा सा इसका हर 2 साल में जो रिपोर्ट आती है थोड़ा थोड़ा सा स्तर इसका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी वर्तमान में 24.68 शायद है। ठीक है, 48 या 68, मुझे बिल्कुल एकदम कंफर्म नहीं है, बट 24 दशमलव कुछ है। चलिए अगला है भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र। देखिए भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र जो होते हैं, हर जगह की जलवायु क्षेत्र अलग अलग होती है, अलग अलग पेड़ पौधे उगते हैं। देखिए जैसे आपका गेहूं है, जैसे आपका धान है, तो ये अलग अलग जलवायु में होती है ना। आप सभी लोगों को पता है कि ये अलग अलग जलवायु में क्यों होती है। देखिए यहाँ पर कहा गया हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। अगर इतने समय धान लगाया जाए, इतने समय धान की खेती की जाए तो नहीं होगा, लेकिन आप गेहूं बोया गया है या गेहूं आप बोएंगे तो गेहूं होगा, क्योंकि उसके लिए एक विशिष्ट जलवायु की जरूरत होती है। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, जैसे मैंने बताया कि शीत में होता है। आप देखिए आप ठंड में गेहूं बोया गया है, अतः इसे सर्दी की ऋतु में ही उगाया जा सकता है। जहां पर ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा सर्दी होगी वो भी नुकसान, लेकिन जो नॉर्मल हमारे भारत देश में सर्दी होती है, हमारे क्षेत्र में जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अपने उत्तर क्षेत्र, भारत के उत्तर क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा होता है, क्या आपका गेहूं होता है। ठीक है, धान उष्ण कटिबंधीय पौधा या इसी को अंतः गर्मी में मानसून के समय उगाया जाता है। इसी को मानसूनी पौधा भी कह सकते हैं, क्योंकि जब बरसात शुरू होती है सावन के महीने में, आप लगभग देखेंगे सावन के आसपास के क्षेत्र में कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्षेत्रों में धान की रुबाई की जाती है ना, धान लगाया जाता है आपका। ठीक है, तो ये कैसा होगा, गर्मी में मानसून के समय उगाया जाता है। तो ये उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कैसा, उष्ण कटिबंधीय पौधा। हमारे यहाँ ज्यादातर कैसी पर्णपात पाई जाती है, तो हमारे भारत देश में ज्यादातर उष्ण कटिबंधीय पर्णपात पाई जाती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय ज्यादातर 70 से 80% क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय पाया जाता है। देखिए यहाँ पर 15 दिए गए हैं, आप इन्हें चाहें तो याद कर लें, मतलब पढ़ लें एक बार, और इन्हें चाहें तो एक बार देख जरूर लेंगे, और इसीलिए इन्हें यहाँ पर रखा गया है। जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया था। जो हमारी योजना आयोग 1951-52 के टाइम में बनी थी, और उसके स्थान पर अब नीति आयोग ने जगह ले लिया। तब इन्होंने क्या किया था, भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया था, जो इस तरह: पश्चिमी हिमालयी भाग, पूर्वी हिमालयी भाग, निचला गंगे मैदानी, मध्य गंगे मैदानी, उच्च गंगे मैदानी, गंगे पार मैदानी, पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद कहा गया पूर्वी तटीय मैदान क्षेत्र एवं पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र बताया गया, गुजराती मैदान क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र बताया गया, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, और सबसे लास्ट में बताया गया द्वीप क्षेत्र, जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, ये सब आपके द्वीप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हमको लगता है यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कृषि है, और हमारे भारत में कृषि कैसी होती है ये कभी पूछा नहीं गया है, ये चीज कभी नहीं। हाँ, लेकिन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ देख लेते हैं, भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं आती हैं। देखिए कौन कौन सी समस्याएं हमारी कृषि के क्षेत्र में आती हैं, कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं कैसी आती हैं। ठीक है, आपको ये जानने का पूरा हक है और आप इन्हें जाने। ये आपकी कृषि, भारत की कृषि, हमारे आसपास जिसे हम खाते पीते हैं, जैसे गेहूं, चावल, अनाज, जो भी आता है, बजरा और आपका सरसों, मटर वगैरह सब कुछ। देखिए मानसून पर अत्यधिक
निर्भरता हमारी कितनी परसेंट, 55% कृषि कैसी है, जो मानसून पर आधारित है। कितनी, 55%। तो सबसे ज्यादा तो मानसून पर ही आधारित। अगर मानसून नहीं आया तो, अगर मानसून आने में लेट हो गई तो, अगर मानसून समय से पहले आ गया तो, मानसून बहुत ज्यादा आ गया तो, बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो ये जो है ये नुकसान भी है और फायदे भी हैं, दोनों बातें हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जुआ कहा जाता है। ये यूपीएससी में एक बार प्रश्न आया था आपके, कहां पर, यूपीएससी में ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है आपके, कि भारतीय कृषि में जुआ किसे कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो भारतीय कृषि को कहा जाता है। जुआ में क्या होता है, अब हम लोग कोई जुआ, जैसे हम लोग ऐसा तो है नहीं, गांव घर से सारी बातें जानते हैं। जुआ लोग खेलते हैं, सट्टा लोग लगाते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि सट्टा लोग लगाए, जुआ लोग खेले। कभी जुआ में वो लाखों जीत गए और कभी जुआ में वो इतना नीचे गिर जाते हैं कि कर्ज लेना पड़ता है, ठीक है ना, कर्ज लेना पड़ता है। अब वो महाभारत वाली ही कहानी यहाँ पर आ जाएगी आपकी, जुआ से, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, शानदार तरीके से आप इन्हें पढ़ के याद करेंगे, ठीक है। अगला है, कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना। देखिए, जैसे हमारे बाबा कृषि करते थे वैसे हमारे पापा कृषि करते हैं। आने वाले समय में हो सकता है हमारे भाई भी वैसे कृषि करें, फिर उनके बाद आने वाले समय में हो सकता है उनके लड़के बच्चे वैसी कृषि करें। बट अब कृषि में काफी बदलाव आ रहा है, ठीक है। तो पहले की कृषि के अशिक्षित थे लोग, कैसे थे, अशिक्षित थे, मतलब, और ये परंपरावादी, मतलब ज्यों का त्यों चली आ रही थी, जैसे बाबा किए, जैसे उनके पापा किए, जैसे उनके पापा की, फिर वैसे ही चली आ रही कि इस खेत पर वो गेहूं बोते थे तो हम सिर्फ गेहूं ही बोएंगे, इस खेत पर वो चना बोते थे तो सिर्फ हम चना बोएंगे और बाकी साल कुछ नहीं बोया जाएगा, ऐसा। तो भारत का अधिकतर किसान अशिक्षित है और पुराने तरीके से कृषि करता है। आज भी गांव में आप जाएंगे, जो लोग, ऐसा नहीं पूरा गांव या पूरे शहर के लोग पढ़े लिखे होते हैं, जहां पर कृषि आधारित देश या राज्य है, तो आप वहां पर देखेंगे ज्यादातर लोग आपको अशिक्षित ही मिलेंगे। जो लोग थोड़ा सा भी शिक्षित हो गए वो कहीं और अपना रोजगार खोज रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कृषि पर उतना नहीं, क्योंकि कृषि करने के लिए मतलब बहुत लोग हैं, 55% से अधिक लोग हैं निर्भर है उसी पर। तो धीरे धीरे इसमें बदलाव भी हो रहे हैं, बट यहाँ पर जो बात कही गई ये भी गलत नहीं है, ठीक है। अशिक्षित है और वैसे ही परंपरावादी चली आ रही है कि वो करते थे तो हम भी करेंगे, वो गेहूं बोते थे तो हम इस खेत पर गेहूं ही बोएंगे। तो ये क्या है, ये समस्याएं हमारी, हम यहाँ पर समस्याएं बता रहे हैं। कृषि जोतों का छोटा आकार होना, कृषि जोतों का छोटा आकार कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हम अपने घर की ही बात बता रहे हैं, जो हमारे बाबा थे, हमारे बाबा के दो भाई, मतलब पुत्र, हमारे पापा और हमारे बड़े पापा, और फिर उसके बाद अब जैसे खेती तो 30 बीघा या 20 बीघा ही है, मान लीजिए 20 बीघा खेती है, और 20 बीघा खेती एक परिवार की होती है तो बहुत मानी जाती। लेकिन फिर वो क्या हुई, जब बड़े पापा और पापा जब जैसे अलग अलग हुए कि हाँ ये हमारा परिवार, तो क्या हुआ, इस खेती का बंटवारा हो गया। तो ये क्या हुई, खेती आधी आधी हो गई ना। हम तो 2 ही लोगों को बता रहे हैं कि मतलब 2 लोगों का परिवार है, मैंने उदाहरण दिया, ठीक है, इसको मतलब वो मत लेना कि नहीं हाँ ऐसा होगा, तो मैंने उदाहरण बताया, तो ठीक है, तो अन्यथा कोई नहीं लेगा। तो अब जैसे 2 की जगह अगर ये लोग 4 से 5 भाई होते तो ये खेती कितनी आती, छोटे छोटे आकारों में आ जाती, 4 बीघा, 5 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, इस तरह के हिस्से में आ जाती। तो क्या हुआ, कृषि जोतों का छोटा आकार होना। कृषि भारत में 2/2 सही, जिसे हम लोग 2/3 कहते हैं, 2/3 किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, कैसी है, 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। तो 1 हेक्टेयर से कम जमीन को क्या कहते हैं हम लोग, सीमांत जोत कहते हैं। क्या कहते हैं, अब आप यहाँ पर ये भी जान लें, क्या कहा जाता है इन्हें, सीमांत जोत कहा जाता है। 1 हेक्टेयर से कम जिनके पास होती है उन्हें सीमांत जोत कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांत जोत कहते हैं।
तो क्या है, भारत में 2/3 किसानों के पास, मतलब 66% लोगों के पास, 66% लोगों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। मतलब उन्हें सीमांत जोत कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, सीमांत जोत कहते हैं। अब आप यहाँ पर 66 या आपका 2/3 जितना निकले, हमारे समझते तो 60 के आसपास ही निकलता है। ठीक है ना, तो 60% के आसपास लोग क्या 1 हेक्टेयर से कम है, 1 हेक्टेयर से कम उनके पास जोत है, बताइए, उन्हें वो सीमांत जोत कहलाते हैं। ठीक है, और जिनके पास 1 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच होता है, थोड़ा सा लिख लें इसे, देखिए 1 हेक्टेयर, इन्हें क्या कहते हैं, सीमांत जोत कहते हैं, सीमांत जोत। ये प्रश्न आता है आपका अक्सर। 1 से 4 हेक्टेयर के बीच में क्या कहते हैं, छोटा जोत कहते हैं, छोटा जोत। और छोटा, देखिए ये आपका लगभग पूरे भारत में 60% के आसपास है। कितना है, 60% के आसपास है। और जो छोटा है इसका आधा, तुरंत 32% के आसपास है। ठीक है, छोटा जोत। जिनके पास कितना है, छोटा जोत दिख रहा है ना आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। मध्यम जोत जो होते हैं वो 4 से 10 हेक्टेयर के होते हैं। कितने, 4 से 10 हेक्टेयर किसके, तो ये होते हैं आपके मध्यम जोत। देखिए मध्यम जोत कितने होंगे, सबसे छोटा आपका 60, फिर छोटा मतलब एकदम 1 हेक्टेयर जिनके पास खेती, वो सीमांत जोत कहलाते हैं, वो 60%, और छोटा जोत है वो 32% पास लोग हैं। और जो मध्यम वर्ग के आएंगे वो केवल इससे 3 हिस्सा आ जाएगा, 7.2% लोगों के पास है मध्यम जोत, जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर खेती है। ठीक है, 4 से 10 हेक्टेयर जोत है। और बड़ी जोत किसे कहते हैं, जो 10 से ज्यादा होंगे, 10 हेक्टेयर से क्या होंगे, अधिक होंगे, इन्हें क्या कहा जाता है, बड़ी जोत कहा जाता है, बड़ी जोत। ठीक है, अब बड़ी जोत भारत में तो एकदम नन्हे से, छोटे से, एकदम थोड़े से हैं। कितने, 1.6% लोगों के पास है। कितना, 1.6%। ये जितनी बातें मैंने, ये 4 बातें आपको बताई, 4 की 4 बातें आप अपनी एक कॉपी पर लिख लेंगे और ऐसे चिपका देंगे दीवार पर, क्योंकि अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है आपका कृषि का। चलिए, इतनी बात हुई। देखिए आगे कहा गया, बीज की निम्न गुणवत्ता। बीज, पता है हम लोग बीज पर पैसा खर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। जो हमारे गांव के किसान, या हम अपने घर की भी बात कहते हैं, क्योंकि उदाहरण घर से लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। हम लोग क्या करते हैं, जब धान उगता है ना, तो कहेंगे इस खेत में ज्यादा धान हुआ है। मान लीजिए 4-5 खेत है, तो कहेंगे इस खेत में ज्यादा धान हुआ, तो इस खेत का क्या बना लेते हैं, बीज बनाकर रख लेते हैं। उससे बड़ा बड़ा धान छटवा लेंगे और उसी का बीज बना के रख लेते हैं। तो हम बीज के लिए तो पैसा खर्चा है, नई नई किस्मों के लिए पैसा हम लोग खर्चा ही नहीं करते। देखिए क्या, भारत में कृषि पर रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है, और यहाँ पर निम्न गुणवत्ता के बीज प्रयोग किए जाते हैं, जिस कारण पैदावार बहुत कम होती है, पैदावार बहुत कम होती है। और हम, आप सबको लगता है कि पैदावार तो ठीक हो रही है, पिछले साल इसी खेत में 10 कुंतल हुआ था, इस साल इस खेत में 12 कुंतल हो गया है। कितना हो गया, 12 कुंतल हो गया है, और 10 कुंतल हुआ था, तो 10 कुंतल से 12 कुंतल हुआ, तो इसी का बीज बना लेते, क्योंकि इस खेत में उपज पिछले की अपेक्षा इस बार अच्छी हुई है ना। उन्हें ये नहीं पता, अगर हम इसमें नया बीज लेकर डालें तो क्या पता ये 12 की जगह 22 कुंतल हो जाए, ये नहीं सोचेंगे। बस हम 12 कुंतल ले आए, 10 से 12 आ गया है, तो क्या करेंगे, अब हम 22 को नहीं सोचेंगे। तो हम लोग रिसर्च के लिए, मतलब रिसर्च करते ही नहीं है कि अच्छा बीज लाएं, अच्छा उपज कराएं और अच्छी किस्म के बीज लाने का, इसमें हम लोग क्या करते हैं, खर्च करना ही नहीं चाहते। पूरा भारत देश ऐसा करता है। अगला है भंडार की पर्याप्त सुविधा। देखिए भंडार की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण भारत में बहुत सा अनाज सड़ जाता है। अब देखें, एक समय, बहुत बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन बहुत मतलब नजदीक की भी बात नहीं है, काफी टाइम हो गया। एक बार एक फोटो वायरल हो रही थी कि यहाँ से पानी बह रहा था और इधर गेहूं पड़ा हुआ था ऐसे खुला। ठीक है, खुला गेहूं ऐसे सड़क पर पड़ा हुआ था, और बगल से यहाँ से क्या हो रहा था,
आपका पानी बह रहा था, ये पानी बह रहा था और इधर आसपास क्या रखा था, अनाज रखा था। ठीक है, ये सरकार की तरफ से आया था। अब मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली याद नहीं है कब का ये डाटा था। तो क्या है, हमारे यहाँ भंडार के लिए क्या है, भंडार की पर्याप्त सुविधा ना होने के कारण भारत में बहुत सा अनाज सड़ जाता है बारिश में। कहीं कहीं पर तो एक बार और भी एक फोटो वायरल हुई थी कि बहुत सारा, कम से कम इतना अनाज बर्बाद हुआ था कि एक दिन के लिए, 1 या 2 दिन के लिए पूरा देश बैठकर खा सकता है, इतना अनाज बर्बाद हुआ था। अपने ही देश की बात बता रहे हैं। तो क्या होगा, पहले इनकी सुविधा करें, अनाज बचे, ताकि भविष्य में आने वाला जो समय है ना, ये अनाज वगैरह ना, अभी तो ये जमीन पर है, आसमान छूने वाला है। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसे खत्म करेंगे। देखिए, कल मैंने आप सभी लोगों को ये कृषि पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? कृषि पढ़ाई थी। देखिए, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। क्या है, आज पूरा वीडियो देख लेना, 30-40 मिनट का होगा, एकदम इत्मीनान से। कृषि से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो क्या है, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करना। ठीक है, तो क्या होता है, रबी की फसल होती, खरीफ की फसल होती, जायद की फसल होती। मैंने सबकी बात कर दी थी। देखिए, यहाँ पर बुआई अक्टूबर नवंबर दिया गया, कटाई मार्च अप्रैल, यहाँ जून जुलाई, और यहाँ पर नवंबर दिसंबर। यहाँ मैंने फसलें भी बता दी थी आप सभी को। फसल कौन कौन सी, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू। ठीक है, ये अभी क्या होता है, आपका बोया जाता है। आपकी नई आलू आने लगी ना, तो ये बोई गई है और अब इसे खोदा गया है। तो ये क्या होगा, आपकी रबी की फसल होती है। और आपकी जो ये होती है, ये आपकी खरीफ की फसल होती है। धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का, उड़द। मैंने उड़द को नहीं बताया था आपकी जायद की फसल में। कहीं कहीं उड़द जायद की फसल के अंतर्गत आती है, लेकिन ये आपकी उड़द ज्यादातर आपकी खरीफ के फसल के अंतर्गत भी आती है। ठीक है, तो इन्हें याद रखेंगे। देखिए, रबी की फसल शीत ऋतु की फसल कहलाती। अभी आपकी बोई जा रही है, अभी आपकी बोई जा रही है, और फिर ये गर्मी में काटी जाएगी। तो मैंने क्या बताया था, इसे निम्न तापमान में बोया जाता है और उच्च तापमान में काटा जाता है। ठीक है, और इसे खरीफ फसल को मुख्य रूप से मानसून ऋतु फसल कहा जाता है, क्योंकि ये बरसात के टाइम में बोई जाती, इसलिए इसे कहा जाता है ऐसा। जायद फसल रबी तथा खरीफ फसल के बीच के सूखे मौसम में उगाई जाती है। आपको पता है ना, जब ये बरसात वगैरह नहीं होती तब ये फसल होती है। ठीक है ना, सूखे में, उच्च तापमान में बोई जाती, उच्च तापमान में काटी जाती है। मैंने इन्हें आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। अब जैसे किसी किसी को नहीं पता कि कैसे याद करना है, तो आपको एक याद करना पड़ेगा। अक्सर रबी और खरीफ ही पूछा जाता है, रबी और खरीफ ही फसल पूछी जाती है। तो आपको ये ट्रिक याद करना है, खजाना। खजाना क्या है, आपका खरीफ, खासे खरीफ, और ये जून में बोई जाती है और नवंबर में काटी जाती है। ठीक, अगर आपको रबी खरीफ याद हो गया तो रबी अपने आप याद हो जाएगा, और ये तो बीच वाली है। ठीक है, तो याद हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कृषि के प्रकार। जल्दी से देख लेते हैं कृषि के प्रकार। ठीक है, कृषि के प्रकार, जो फसल चक्र भूमि के किसी भाग से योजनाबद्ध रूप से क्या होता है, बदल बदल कर। देखिए, फसल चक्र कैसी होती है, बदल बदल कर फसल प्राप्त करना, फसल चक्र कहलाता है। इसी को मिट्टी की उर्वरता बढ़ती ही है, इससे क्या होती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। फसल चक्र से क्या होता है, देखिए फसल चक्र जैसे ये है। अब मैंने कोई ऐसी फसल बोई है जिसमें बहुत अधिक पानी लगना है। क्या हुआ, बहुत अधिक पानी लगना है। अब फसल चक्र ये कहता है, अगर आपने एक फसल ऐसी बोई है कि जिसमें बहुत अधिक पानी लगता है, तो अगली फसल आप ऐसी बोएं जिसमें कम पानी लगे, तो उसकी उर्वरता शक्ति बनी रहती है। फिर उसके बाद ऐसी कोई फसल बोए जिसमें अधिक पानी लगे, फिर उसके बाद ऐसी कोई फसल बोए जिसमें कम पानी लगे। तो ये हमारा फसल चक्र चलता रहता है, और इससे हमारी क्या होती है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, बढ़ती रहती है। ठीक है ना, तो फसल चक्र या फसल उर्वरता ऐसे ही बनती है, कभी कम पानी दें उसे, कभी ज्यादा पानी दें, मतलब फसल के अनुसार। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी फसल की उर्वरता बनी रहती है। योजनाबद्ध रूप, जैसे यहाँ बताया गया। अनुबंध कृषि, अनुबंध कृषि क्या है, आजकल इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग, खेती करने के
कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, साइन होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट किसान की जमीन का उपयोग फसल की पूर्व अनुधारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है। देखिए उसमें क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो हमारी खेती के लिए कहता है कि आप मुझे अपनी खेती का कॉन्ट्रैक्ट दे। इससे क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि इस खेत पर हम पिछले साल आलू उगा रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा ठीक है इस बार हमारे लिए आप आलू उगाओ, लेकिन ये क्या होगा, पूर्व अनुबंधित। जैसे अभी 10 रुपए में आलू है तो 10 रुपए पर केजी ही हम आलू लेंगे। उतने समय वर्तमान समय में चाहे ये 25 रुपए किलो आलू हो, 25 रुपए केजी हो, चाहे ये 100 रुपए केजी हो, चाहे ये घट करके 5 रुपए केजी ही क्यों ना हो। ठीक है, ये मतलब हमारी कौन सी अनुबंध कृषि बताती है। ये आजकल का खूब ट्रेंड चल रहा है। लोग कृषि नहीं करना चाह रहे हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि हमारी खेती पर हम उस पर आलू लगाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट पहले से हो जाता है, वो 10 रुपए किलो ले जाएगा, जितनी भी आलू होंगी वो सब अपना ले जाएगा। वो चाहे वर्तमान समय में 5 रुपए में हो चाहे 25 रुपए में हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कार्बनिक कृषि जिसे ऑर्गेनिक कृषि कहते हैं। देखिए कार्बनिक खेती उससे कहा जाता है जो खेती बिना किसी रासायनिक खादों, जैसे आजकल बहुत चीजें रासायनिक आ चुकी है ना, कीटनाशकों के बिना, मतलब कीटनाशकों की दवाई ना डाली जाए, और जिसमें सिर्फ जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोबर हो गया आपका, ये जैविक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो अपने घर में, जो अपने अपने घरों में सब्जी का छिकला निकालते हैं ना, छिकला, तो उसे क्या कहते हैं, ये आपकी जैविक किसमें आती है, जैविक खाद के रूप में ही प्रयोग की जा सकती है। तो उसे आप लोग एक डिब्बे में बंद, मतलब एक डिब्बा बना ले और उसमें उस छिकले को डालते रहे, धीरे धीरे इकट्ठा होता रहेगा, और वो धीरे धीरे ऐसी जगह रखें जहां पर धूप जरूर हो, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, आपकी जैविक खाद के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, जैसे आप घर में पेड़ पौधे लगाते हैं। चलिए अगली कृषि के प्रकार। कृषि के कई प्रकार हैं। देखिए झूम कृषि होती है, यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जिसमें पहले पेड़ पौधों को काट दिया जाता है और वहां पर कृषि की जाती है। जब वहां की मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है तब आगे पेड़ पौधों को काटकर उन पर कृषि की जाती है, और इस कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। देखिए पूर्वोत्तर भारत में जो है, जैसे मान लीजिए पहाड़ हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधों को काटते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। जब यहाँ 1-2 साल कृषि कर लेते हैं, जब यहाँ की क्या होती है, उर्वरता खत्म हो जाती है, तो यहाँ का स्थान छोड़ करके इसके आगे बस ये लोग क्या करते हैं, खसकते रहते हैं। इसके आगे क्या करते हैं, यहाँ के पेड़ पौधे काटेंगे और यहाँ पर झूमिंग कृषि करेंगे, झूम की कृषि करते हैं। इसी को स्थानांतरित, क्योंकि ये लोग अपना स्थान बदलते रहते हैं, इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। समझ गए, आ गई होगी बात समझ में। ठीक है, आगे है सीढ़ी नुमा कृषि। सीढ़ीदार खेत पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलवा भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। इन प्रदेशों में पहाड़ी की ढलानों पर सीढ़ी के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं। मृदा अपरदन और बारिश के पानी के बहने से रोकने में सहायक होता है। देखिए आप सीढ़ीदार खेत देखे होंगे, नहीं देखे, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं हम। यहाँ पर जैसे ये ऐसे सीढ़ीदार कृषि करते हैं, ये लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर सीढ़ी नुमा, ऐसे सीढ़ी नुमा कृषि करते हैं। क्यों, यहाँ पर मिट्टी का अपरदन न हो, बारिश के कारण जो मिट्टी यहाँ पर बहती है उसके कारण, तो ये सीढ़ी नुमा जब जिस जहां पर हो जाती है आकार के छोटे छोटे खेत ये छोटे छोटे खेत हो जाते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे खेत हो जाते हैं, तो यहाँ से मिट्टी का अपरदन बहुत कम हो पाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए अगला है, बस लास्ट आ गए हम लोग। बस आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपके पास ऑथेंटिक चीजें पहुंचेंगी, ये गारंटी है। विभिन्न कृषि क्रांतियां जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम लोग हरित क्रांति। देखिए भारत की हरित क्रांति अलग होती है, और ये भारतीय क्रांति विश्व उत्पाद को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी, जिसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों को स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग को बढ़ावा देना था। इसी को हरित क्रांति कहते हैं।
1965 ईस्वी में यूएसए और मैक्सिको ने मिलकर ये कृषि शुरू की थी, हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। शांति के क्षेत्र पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए, तब कृषि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, इसलिए इन्हें किस शांति के क्षेत्र पर अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, और ये कृषि से संबंधित थे, आपके हरित क्रांति थे। तो अगर प्रश्न आता है तो लोग सोचते हैं इन्हें हरित क्रांति के या कृषि एग्रीकल्चर के रूप में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला होगा, लेकिन ये गलत होते हैं बिल्कुल। ठीक है, अगला है आपका भारतीय हरित क्रांति। भारतीय हरित क्रांति जो है आपकी, देखिए, भारतीय हरित क्रांति के जनक दूसरे हैं, इनका नाम है एमएस स्वामीनाथन, और ये आपके हैं कौन? नॉर्मन बोरलॉग। ये हरित क्रांति के जनक हैं, ये भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं, ये याद रखेंगे, डिफरेंट है। भारत में 1966-67 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ता है। गेहूं और चावल, मैंने कहा ना, खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए हुआ था। हरित क्रांति के बाद भारत में गेहूं चावल का उत्पादन कितना? 3 गुना बढ़ा था, और गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक 5 गुना बढ़ा था। कितना? 5 गुना बढ़ा था। ठीक है, इतना आप सभी लोग समझ गए होंगे। बस 5 मिनट की क्लास है, ओवर कर देते हैं इसको हम फिर। ठीक है, 1 मिनट देख लें क्योंकि सर आ गए हैं, अभी तो क्लास है यार। चलिए, तो इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर उसको कल थोड़ा सा जो भी टॉपिक शुरू करेंगे तो उसके पहले हम उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि सर आ चुके हैं, सर की क्लास है अगली, और वीडियो आज की लंबी भी बन गई है। तो आप सभी लोग कृषि को अच्छे से समझ कर पढ़िएगा, ऐसी कृषि फिर दोबारा आपको मिलने वाली नहीं है, ये जान लीजिएगा आप। ठीक है, इस तरह अगर कृषि मतलब आपको बहुत लोग पढ़ाए होंगे, लेकिन आप जिस तरह इसे ऑथेंटिक चीजें पाकर एकदम दिल गार्डन हो जाएगा आपकी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके आगे जो श्वेत क्रांति, जितनी भी क्रांतियां, उनको हम आगे वाले वीडियो पर आप सभी लोगों को देते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।